नमस्कार। चलिए आज फिर अपन लोग एक लग्न के बारे में चर्चा करते हैं। और आप लोग ने अभी मिथुन लग्न का देख लिया था, सब समझ लिया। और कर्क लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। कर्क लग्न कुंडली के ऐसा कुंडली है। इस कुंडली में होता क्या है कि ये एक चंद्र का लग्न भी होता है और इसमें विशेष करके मंगल बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि मंगल जो है केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी, यानी कि ये जो संबंध है ना, इसमें ये योग कारक राजयोग है, क्योंकि मंगल दसवें से है और पंचमें से है। इन पंचम और दसम होने के कारण ये उत्तम फल देने वाला होता है मंगल। और इस कुंडली में राजयोग कारक अगर किसी प्लैनेट से देखोगे तो मंगल से देखो, क्योंकि कर्क लग्न कुंडली में दसम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, ठीक है ना। अब ये मंगल क्या कर सकता है व्यक्ति को? देखो, कर्क लग्न वाले व्यक्ति अधिकतर बड़े बड़े अफसर होते हैं या राजनीति में होते हैं, और या जैसे कि अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट के बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं। कुल मिला के राजसिक सुख को प्राप्त करने वाला, ठीक है ना। और मंगल ऐसे व्यक्ति को राजा भी बनाता है। तो आज की डेट में कोई राजा तो बनता नहीं है, तो राजा कैसे बनेंगे? तो इस लग्न की कुंडली में अगर मंगल की पोजीशन अच्छा हो तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद मंगल के साथ अगर आप उत्तम फल देने वाला है मंगल के बाद, तो इस कुंडली में मंगल के बाद अगर कोई उत्तम फल देने वाला है वो कौन होगा? वो गुरु होगा। गुरु भाग्य का स्वामी है, ठीक है ना, भाग्य का स्वामी हो गया। और बृहस्पति लग्नस्थ, यानी कि लग्न के बृहस्पति यदि लग्न में आ जाए, यानी कि कर्क राशि में अगर ये बृहस्पति का कनेक्टिविटी हो जाए, तो समझ लेना कि ये बृहस्पति आपको राजयोग जैसे सुख देने वाला है, क्योंकि ये भाग्य का स्वामी होकर त्रिकोण में उच्च का हो जाता है, ठीक है ना। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है, तो यहां अगर बृहस्पति बैठ जाए तो ये बृहस्पति भी सुखदायी है। बृहस्पति अगर मान लीजिएगा बृहस्पति का संबंध मंगल से, यानी कि दसम में हो या त्रिकोण में, विशेष करके वृश्चिक राशि में बृहस्पति का संबंध इससे हो जाए और मंगल भी दसम भाव में बैठ जाए, मंगल दसम भाव में बैठा हो और बृहस्पति पंचम भाव में बैठा, ये जो योग है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये अच्छा राजयोग बन जाएगा। एक तो मंगल योग कारक, साथ में बृहस्पति पंचम में नवमेश होकर नवम में बैठ जाए, तो मान के चलो कि उस कुंडली में सभी प्रकार की सुख मिलेगा, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ठीक है ना। अब कोई चीज की कमी हो रही है तो समझ लेना कि उसकी कोई ना कोई प्रारब्ध रहा होगा, वो प्रारब्ध को भोग कर रहा है, और जैसे ही प्रारब्ध को भोग हो जाएगा फिर वो सारा सुख में उसका प्राप्त होने का निश्चित रहेगा। अब बृहस्पति के साथ और कौन सा ग्रह ऐसा रहेगा जो आपको और विशेष रूप से बताता है, आप उसको समझो। कैसे? बृहस्पति मंगल का हमने कह दिया, यदि शुक्र शनि और बृहस्पति के साथ चंद्र का संबंध हो जाए, ठीक है ना, यानी कि अगर किसी कुंडली में, कर्क लग्न कुंडली में, यहाँ का जो चंद्र का स्वामी और बृहस्पति के साथ नवम में बैठ जाए, ठीक है ना, तो इसके लिए जो गजकेसरी योग जो मतलब जैसे कि चंद्र से त्रिकोण में केंद्र में बैठ जाए, यानी कि या एक साथ बैठ जाए, यानी कि यहाँ अगर भाग्य स्थान में बृहस्पति और चंद्र एक साथ बैठा हुआ हो, तो ये एक गजकेसरी योग सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना। ये गजकेसरी योग सबसे अच्छा हो। अगर चंद्र की यहाँ बृहस्पति बैठ जाए, बृहस्पति नीच का हो जाए, तो फिर उतना गजकेसरी योग का जितना फल नहीं मिलेगा जितना नवमेश भाव में
अगर वो बृहस्पति और चंद्र का संयुक्त होकर बैठ जाए तो वो गजकेसरी उत्तम गजकेसरी योग सभी कुंडली की अपेक्षा कर्क लग्न में ये एक विशेष हो जाता है। और इस कुंडली में और क्या होगा, और देखो इसके बाद इस कुंडली में और भी देखो शुक्र शनि और बुध, यानी कि देखो शुक्र हो गया चतुर्थेश और एकादशेश, शनि सप्तमेश और अष्टमेश, और बुध तृतीयेश और द्वादशेश। तो इस कुंडली के लिए अब देखिए बुध चंद्र का भी शत्रु है, शुक्र भी चंद्र का शत्रु है और शनि भी चंद्र का भी शत्रु है। तो ये तीनों प्लैनेट एक तो लग्नेश का शत्रु हुआ और ये अशुभ स्थान का स्वामी हुआ। तो इस कुंडली में ये तीन प्लैनेट शुक्र शनि बुध ऐसे जातक के लिए अनिष्टकारी होता है। जैसे जैसे इनका पीरियड आएगा उसको ऐसे वैसे कंडीशन के आधार पर आप प्रेडिक्शन करोगे। सूर्य मारक भाव का स्वामी है इस कुंडली में। क्या है? सूर्य मारक भाव का स्वामी है, ठीक है ना। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है। सूर्य के मारक भाव का स्वामी तो हुआ है, लेकिन ये मृत्युकारी नहीं होता, ये मृत्यु देने वाला नहीं है। फिर मृत्यु देने वाला कौन होगा? तो इस कुंडली में कर्क लग्न कुंडली में फिर मृत्यु देने वाला कौन होगा? इसमें सबसे ज्यादा शनि और बुध होगा, ठीक है ना। सूर्य इतना मार्केश नहीं होगा, हाँ थोड़ा बहुत उसका फल मध्यम होगा, लेकिन वो मार्क जैसा नहीं। बुध शुक्र शनि की जो मार्केट होने पर अगर ये बुध शुक्र शनि अगर किसी भी जैसे शनि बुध एक साथ हो मार्केश का युग के साथ जुड़ा हुआ हो तो यहाँ बुध की अपेक्षा शनि ज्यादा मार्केश हो जाएगा। तो एक अपने अपने बल के अनुसार उसको देखा जाएगा। चंद्र लग्नेश होने के कारण में इस कुंडली में बहुत शुभ माना गया, हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है ना। और गुरु चंद्र का लग्न में होना ये शुभप्रद है, या गुरु चंद्र का नवम में होना ये भी शुभप्रद है, तो ये निश्चित है। और इनका जो इस कर्क लग्न कुंडली को प्रथम नववांश अर्थात आप समझ लेना कि एक अंश से 3 अंश 20 कला तक का जो लग्न होने से इसका प्राकृतिक स्वभाव पूर्ण रूप से दिखाई देता है, ठीक है ना। अब इस कुंडली में हम चलते कि क्या कोई योग भी बनेगा, ठीक है ना। अगर कोई योग बनेगा, देखिए शुभ योग कैसे बनेगा, मैंने बोला कि जो इसमें मंगल के माध्यम से, ठीक है ना। और अशुभ योग कौन योग ये तो देख बता दिया। अब इसमें सफल योग और निष्फल योग की बता देते हैं, ठीक है ना। सफल योग, अच्छा सफल योग कैसे बनेगा? जैसे चंद्र और मंगल का संबंध हो जाए, यानी कि ये आपके केंद्र त्रिकोण का स्वामी जो रयोग कारक के साथ यदि लगने के संबंध हो जाए तो ये मान के चलो ये सबसे अच्छा है, एक सफल योग है। चंद्र और गुरु का संबंध हो जाए अर्थात लग्नेश और नवमेश का संबंध हो जाए ये इसका, तो भी एक सफल योग है। और मंगल और गुरु का संबंध हो जाए अर्थात मैंने बताया है कि मंगल और गुरु का संबंध यानी ये नवमेश और योग कारक के साथ इसका जो है तो ये होता है मंगल और गुरु का संबंध, ये भी एक सफल योग है। और मंगल और शनि देखो इसमें एक चीज आप देखना, मंगल की एक राशि से शनि की जो पहले राशि है वो चतुर्थ दशम, और मंगल की दूसरी राशि से शनि की दूसरी राशि चतुर्थ दशम। मैं आपको समझा देता हूं कैसे होता है। अब देखो तो मंगल की इस राशि से आप गिन के आओगे तो यहां तक 10 नंबर तक ये दशम पड़ गया, तो यहां से यहां चौथा दशम यानी कि चतुर्थ दशम हुआ। और मंगल की वृश्चिक राशि से दूसरी शनि की दूसरी राशि ये भी चतुर्थ दशम हो गया, ठीक है ना। तो ये जो चतुर्दशम योग होने से यहाँ भी एक सफल योग बनाता है। कोई भी प्लैनेट का नैसर्गिकी अनुसार यदि चतुर्थ दशम हो जाता है वो प्लैनेट कैसा भी शत्रु क्यों ना हो वो मित्र बन जाता है। इसलिए यहाँ मंगल शनि का भी, और मंगल शुक्र का थोड़ा सा निकृष्ट रहेगा, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए मान लीजिए योग कारक के साथ एक इसके साथ ये तो त्रिकोण का और राजयोग बन गया, लेकिन दूसरी राशि है उसके एकादश भाव के पढ़ने के थोड़ा सा कम रहेगा, इसका पूरा अच्छा तरीका से नहीं रहेगा, ठीक है ना।
तो ये आप याद रखिएगा कि इस कुंडली में एक सफल योग है। अगर निष्फल योग फिर क्या रहेगा? अगर ये सफल योग हुआ फिर निष्फल योग क्या होगा? इस कुंडली में निष्फल योग सुनेगा, गुरु और शुक्र का संबंध अगर होता है कर्क लग्न में, गुरु और शुक्र का, ठीक है ना, ये एक केंद्र त्रिकोण हो जाता है, लेकिन इसकी दूसरी राशि से षडाष्टक होने के कारण में ये निष्फल योग बन गया। और गुरु और शनि के साथ अगर कहीं बन गया तो भी निष्फल योग, क्योंकि गुरु भाग्य का भी तो है, साथ ही षष्ठेश और अष्टमेश के संबंध हो जाए तो भी अशुभ होगा, ठीक है ना। ये इसके कारण शनि दूषित है, इसीलिए शनि का संबंध गुरु के साथ संबंध होना और शनि का संबंध है ना मंगल के साथ संबंध होना तो ठीक हो जाएगा, लेकिन गुरु के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए ये कुंडली कर्क लग्न कुंडली के लिए मंगल और शनि ठीक है, लेकिन शनि और गुरु बिल्कुल ठीक नहीं है, ये याद रखिएगा। अब इस लग्न के लिए एक चेतावनी में बताता हूं, इसको वास्तव में क्या करना चाहिए। चेतावनी में ऐसे जातक को औषधि का सेवन बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि जो कर्क लग्न है, कर्क लग्न होता है कैंसर, ठीक है ना, और इस लग्न में ज्यादा से ज्यादा कर्क लग्न एक सेंसिटिव लग्न होता है, तो उसको ज्यादा औषधि सेवन नहीं करना चाहिए, ठंडी और सर्दी से बच के रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे जात को हमेशा भोजन भी शुद्ध और सिद्ध अन्न खाना चाहिए, मतलब भोजन, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है ना। ऐसे जातक को पेट के रोग अर्थात तो पाकस्थली का रोग हो जाता है, पेट के हमेशा बिगड़ा रहता है, तो इसलिए खाना का शुद्ध पदार्थ का भोजन करना चाहिए। चित्त की शांति, यानी कि देखिए चंद्रमा इसका लग्न का स्वामी हुआ, यानी कि चंद्र कर्क लग्न हुआ, कर्क लग्न हो गया तो चर लग्न हुआ है, तो चर लग्न होने के कारण में ज्यादा सोच रहेगा, टेंशन डिप्रेशन बढ़ सकता है। इसलिए चिंता की साथ रखने के लिए कोई ना कोई एक मेडिटेशन इत्यादि करना चाहिए, है ना। रोगी होने पर भी स्थान का परिवर्तन को, जैसे किसी को बीमार हो जाए तो बीमार जैसे पड़े नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिविटी होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को समुद्र निकटवर्ती जो है वो सही रहता है, क्योंकि ज्वार भाटा समुद्र में आता है, चंद्र का प्रभाव वहां सबसे ज्यादा मिलता है। जहां तक किंचित मात्र रोगी होने पर भी रोग जैसा लक्षण को नहीं मानकर थोड़ा सा स्वस्थ रहने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को रोग होने पर रोगी मानने से वो ज्यादा मस्तिष्क में जाएगा, फिर और ज्यादा टेंशन हो जाएगा, जिसके आत्मबल कम हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत याद रखिएगा इस लग्न के लिए, ठीक है। फिर आगे सिंह लग्न के बारे में चर्चा करेंगे, फिर सिंह लग्न के बारे में अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक हर हर महादेव।